हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशवंत सिंह एक राइटर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए मेरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी 11th एनसीईआरटी में फर्स्ट लेसन जो है वो मेरी ही स्टोरी है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए वही स्टोरी मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये स्टोरी भी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, मेरी ही स्टोरी मेरी ही जुबान से सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो सुन लीजिए। मैं खुशवंत सिंह, मेरा जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था और मेरा मृत्यु 20 मार्च 2014 को हुआ था। जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं एक राइटर हूँ, एक हिस्टोरियन हूँ, एक जर्नलिस्ट भी हूँ और मेरे फेमस जो राइटिंग वर्क थे ट्रेन टू पाकिस्तान जो 1956 में पब्लिश हुआ था, गदर 1915 में पब्लिश हुआ था और ट्रेजेडी ऑफ पंजाब 1984 में, दिल्ली ए नॉवेल 1990 में फेमस हुए वाली इंग्लिश लिटरेचर जो मैंने इंग्लिश को दिया था और लिखा था। मुझे कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जैसे कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड्स। पंजाब रत्न भी पुरस्कार से सम्मानित मुझे किया गया है और 2013 में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुंबई लाइफ की तरफ से दिया गया था। ये मेरे जीवन के कुछ अनमोल हिस्से थे जो मेरे फेमस राइटिंग के लिए मुझे मिले थे। तो आज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक स्टोरी जिसमें मैंने मेरी ग्रैंडमदर, मतलब मेरी जो ग्रैंडमदर हुआ करती थी, उनके बारे में मैंने ये सब कुछ कहानी यहाँ पे लिख के आप लोगों को आज मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ। सबकी दादी जैसे होती है वैसे ही मेरी दादी भी बहुत बूढ़ी औरत थी और 20 साल से वो वैसे ही बूढ़ी और उनकी चेहरे पे झुर्रियां मैं देखते आ रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरी दादी कभी जवान और बहुत सुंदर हुआ करती थी और उन्हें एक पति भी हुआ करता था, लेकिन ये मुझे समझने के लिए बहुत कठिन लग रहा है क्योंकि मैं जो मेरे दादा की फोटो जो दीवार पे टंगी हुई देखता हूँ, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं और जो उनकी लंबी सी वाइट कलर की जो दाढ़ी है, उसे देख के तो ऐसे ही लगता है कि वो जवान नहीं, लेकिन वो बहुत पोतों के दादा हुआ करते होंगे। मेरे दादाजी फोटो की तरफ देख के ऐसे लगता था कि उन्हें कभी कोई बीबी और कभी बच्चे भी हुए होंगे, ऐसे नहीं लगता है। और जहाँ तक मैं मेरी दादी अगर कभी जवान थी, बहुत सुंदर थी, और ये बूढ़े ऐसे दादाजी, तो इन दोनों की शादी, इन दोनों के बच्चे, इन दोनों का लाइफ कैसे होगा, ये जो थॉट है ये मुझे कुछ तो ऐसे जैसे ऑपोजिट सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मानो बहुत कम एज में दादी की शादी बहुत एजेड मेरे दादा से हुई होंगी, ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लग रहा है। दादी बहुत बार मुझे उन्होंने उनके बचपन में खेले हुए खेलों के बारे में बताते थे। तो वो सब खेल
और उनकी सब वो बातें वो इस तरीके से बताते थे कि जैसे मानो वो मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी स्टोरीज, कुछ कथाएं, कहानियों सी मुझे लगती थी। दादी बहुत सी टिंगू, थोड़ी सी मोटी सी और कमर में थोड़ी झुकी सी लगती थी। उनका चेहरा जो था उसके चारों ओर हर जगह से झुर्रियाँ ही नजर आती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे 20 साल से मेरी दादी ऐसी की ऐसी बूढ़ी, और उनमें कोई भी उनके ना उम्र में, ना उनके रिंकल्स में, ना उनके चेहरे में, ना उनके एज में कोई भी ना बढ़ोती हुई है। वैसे की वैसे ही बुढ़ी सी, वैसे की वैसे ही थी वो। एंड वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो अच्छी, बहुत अच्छी थी। और मैंने हमेशा मेरी दादी को एक हाथ में तुलसी की माला जपते हुए और दूसरे हाथ से जो वो झुकी हुई थी, वो झुकाव को एक तरीके से संभालने के लिए दूसरा हाथ ही वो यूज़ करती थी। और उनकी जो जुल्फ़े थी, मतलब बाल थे, वो थोड़े से वाइटिश सिल्वर ऐसे कलर के हो चुके थे। तो वो उनके चेहरे पे आके जब लहराते थे, और वो हमेशा उनके होठों से हमेशा कोई ना कोई मंत्र जपती थी, और वो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। एक ठंड सा हवा का झोंका जो हमें सुख समाधान दे जाता है, ऐसे मेरी दादी थी। मैं और दादी, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। मुझे याद है मेरे मम्मी पापा जब सिटी में रहने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे दादी के साथ ही रख दिया था, और मैं तब दादी के साथ ही रहा करता था। हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे। वो सुबह सुबह उठती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। सुबह भी उनके मुंह से हमेशा मॉर्निंग के टाइम में एक स्तोत्र के जैसे, मंत्र के जैसे, मुझे नहाते हुए भी, कपड़े पहनाते हुए भी वो अपने मुख से कोई ना कोई मंत्र हमेशा बोलती रहती थी, जो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। उनका आवाज़ बहुत अच्छा था, मुझे उनका आवाज़ बहुत पसंद है। पर मैंने कभी वो मंत्र खुद से सीखने की और बोलने की कभी प्रयास ही नहीं किया था। मैं हमेशा दादी के साथ ही स्कूल में जाया करता था, क्योंकि मेरा स्कूल जहाँ था वहीं पे पास में ही मंदिर था, और मैं जब स्कूल में बैठा करता था तब दादी वो मंदिर में जाके अपनी हमेशा का पूजा जो थी वो मॉर्निंग के टाइम में जो करते हैं वो पूजा करती रहती थी। तो मैं जब भी वरांडा में बैठ के अपना कुछ लिखता था, बोलता था, करता था, वो मुझे हमेशा वहाँ से दिखाई देती थी। दादी जब मेरे साथ स्कूल में जाया करती थी तब वो खुद ही मेरी जो स्लेट थी, मतलब जिस पे पहले के ज़माने में नोटबुक नहीं हुआ करते थे, तो स्लेट पे मैं लिखता था। मेरी जो चॉक था येलो कलर का, वो मेरी इंक, और एक रेड कलर का जो पेन था, ये सब चीज़ें वो खुद ही अपने हाथ में पकड़ती थी। ब्रेकफास्ट के लिए बासी चपातियाँ लेती थी, जिसमें थोड़ा सा शुगर और बटर डाल के रख रहती थे। और फिर भी और कुछ रास्ते से जाते हुए कुछ कुत्ते हमें मिलते थे, तो उनको देने के लिए भी, गांव के आवारा कुत्तों को देने के लिए भी वो हमेशा कुछ बासी चपातियाँ अपने साथ में हम लेके जाया करते थे। हम दोनों का जब मेरा स्कूल का पढ़ाई और मेरी दादी माँ का मंदिर का जो मंत्र जाप था, वो सब ख़त्म होने के बाद जब हम घर वापस जाते थे चल के, तब रास्ते में हमें गांव के आवारा कुत्ते मिलते थे।
तो उनको चपातियाँ खिलाने के बाद वो हमारे पीछे पीछे आते थे, हम रोटियां उनको डालते जाते थे। हमारे घर तक वो कुत्ते हमारे पीछे आते थे, फाइटिंग भी करते थे और वो सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों की दोस्ती में तब दरार आई जब मेरे मम्मी पापा शहर में अच्छे से कंफर्टेबली रहने लग गए थे और उन्हें लग रहा था कि अब मैंने और दादी ने भी मेरे साथ वहीं पे आना चाहिए। और यही टर्निंग पॉइंट हमारे दोस्ती का था, क्योंकि जैसे हम शहर में रहने के लिए चले गए वैसे हम एक ही रूम में तो रहा करते थे, पर पहले जैसे दादी मुझे स्कूल लेने के लिए पहुंचाने के लिए आती थी, मेरे साथ में ही वही मंदिर में बैठा करती थी, वैसे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि शहर में स्कूल के लिए गाड़ी आती थी, जिस गाड़ी में बैठ के मैं जाता था, तो वो जो मज़ा था, जो कुत्तों को रोटी खिलाना था, दादी के साथ आना जाना था, ये सब बंद हो गया था। और फिर हम दोनों में थोड़ी सी दरार आने लगी थी, तो उन्होंने भी एक अपना जो जानवरों को फूड देने का जो काम था वो बंद नहीं किया था। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि कुत्तों की जगह पे मेरी दादी ने जो चिड़िया रहती है उनको खाना, मतलब छोटे छोटे वो ऐसे रोटी छोटी छोटी डाल देती थी उनको टुकड़ा करके, तो वो चिड़िया आके खाया करती थी। मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन फिर भी दादी माँ बहुत सालों तक मेरे साथ उठा करती थी स्कूल के लिए। जब मैं रेडी होता था तब वो भी अपना काम करती थी, जब मैं स्कूल से वापस आता था तब वो हमेशा मुझे स्कूल में मैंने क्या पढ़ाई की उसके बारे में पूछती थी और फिर मैं उन्हें बताता था। मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, इसीलिए मैं जब भी उनको इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, वेस्टर्न साइंस जो मेरी पढ़ाई थी, ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें जब मैं उन्हें बताता था तब वो बहुत दुखी हो जाती थी और वो हमेशा मुझे पूछा करती थी कि तुम्हारे स्कूल में संस्कृति के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के मंत्र, गायत्री मंत्र, ये इन मंत्रों के बारे में कुछ पढ़ाते नहीं है क्या? तो जब भी मैं उन्हें बोलता था कि नहीं, तब वो बहुत दुखी हो जाती थी और फिर वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती थी। उन्हें लगता था कि मैं थोड़ा धर्म से, हमारे जो किताबें होती है उनसे थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। जब मैंने एक बार दादी को मेरी जो संगीत की क्लास होती थी उसके बारे में मैंने जब बताया तो वो तो मतलब उनके लिए तो वो अजीब ही चीज़ थी, क्योंकि वो तो संगीत के बारे में यही जानती थी कि संगीत ये जो है ये भिखारियों के लिए होता है, भिखारी हमेशा पैसा कमाने के लिए गाना गाते हैं और लोग उनका गाना सुन के उनको पैसे देते हैं। तो संगीत भी एक शास्त्र हो सकता है, संगीत को भी सीखना पड़ता है, ये सब चीज़ें उनके लिए मायने ही नहीं रखती थी, संगीत शास्त्र ये मानना ही नहीं चाहती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज लेवल की पढ़ाई करने लगा तब अब मैं बड़ा हो गया था, तो जाहिर सी बात है मुझे भी रूम अलग से दी गई थी और यही हम लोगों की जो दोस्ती थी मेरी और दादी की, यहीं पे बहुत बड़ी दीवार आ गई। वो अकेली उनके रूम में रहने लगी थी और उन्होंने अपने एकांतवास को जैसे मान ही लिया था कि वो रहने लगी है अभी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मेरी दादी माँ ने जो चरखा होता है, हमेशा चरखे से वो वहीं पे अपनी बातें करती रहती थी, अपना काम करती रहती थी। सुबह से शाम तक उनकी प्रेयर जो थी, प्रार्थनाएं जो थी वो चलती थी और बीच में वो चिड़ियों को खाना देती थी, धान्य देती थी और बातें उनसे ही करती रहती थी। दादी के रूम में जैसे चिड़ियों की चहल पहल लगी रहती थी। वो उन्हें कभी कभी अपने लेग्स पर ले लेती थी, कभी वो चिड़िया उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी, कभी उनके हेड पे मतलब सर पे बैठ जाती थी और उन्हें हंसी आती थी। पर उन्होंने कभी भी चिड़ियों को
अपने सर से, कभी शोल्डर से, कभी उन्हें फटकारा नहीं। और वह उनके लिए वो पूरा दिन जो आधा घंटा जब वो चिड़िया उनके पास आते थे तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट दादी माँ के लिए हुआ करता था। मैं 5 सालों के लिए बाहर परदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि यह बात अगर मैं दादी माँ को बताऊँगा तो वो ज़रूर नाराज़ हो जाएंगी, और ऐसी एज में उन्हें ये बताना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि 5 सालों के बाद दादी माँ मुझे कभी दिखेगी भी या नहीं दिखेगी इसकी भी मुझे गारंटी नहीं थी। पर दादी माँ को जब ये पता चला तो वो ना ही इमोशनल हुई, ना ही उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे वो बहुत इमोशनल है। रोना धोना कुछ भी शो ऑफ नहीं किया। वो मुझे रेलवे स्टेशन में जब पहुंचाने बाय करने आई थी तब भी उन्होंने अपने हाथ में तुलसी की माला लेके उनके मंत्र जाप चालू ही रखे थे। बाद में वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे सर पे मुझे किस करके बहुत ही साइलेंटली मुझे बाय बोल दिया। बड़े ही प्यार से जैसे उन्होंने मुझे बाय कर दिया था। 5 सालों के बाद जब मैं परदेश से मेरी पढ़ाई पूरा करने के बाद वापस आया तो मुझे लगता नहीं था वो मुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तो उन्होंने सरप्राइज़ ही दे दिया था। वह मुझे मिलने के लिए, लेने के लिए रेलवे स्टेशन तक आ चुकी थी, और वो वैसे ही इतनी ही ओल्डर दिख रही थी जब मैं 5 साल पहले गया था उनको वहीं पे छोड़ के। वह वैसे ही, उन्हें बिल्कुल बोलने का टाइम ही नहीं था। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे कान के पास आके उन्होंने अपने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ये मेरा पहला दिन था जो उन्हें बहुत 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 उन्हें खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। दादी माँ इतनी खुश थी मेरे आने का पहले दिन ही कि उन्होंने बहुत टाइम तक चिड़ियों को जो दाने चराने का, देने का जो काम था वो बहुत देर तक करती रही। वो चिड़ियों के साथ पालतू से, मतलब फालतू चीज़ें जैसे उनके फटकारती थी, प्यार से उन्हें पुश करती थी, लेती थी, ये सब उनके काम चालू ही रखे थे। लेकिन जैसे ही शाम हो गई वैसे उनमें बहुत बदलाव आ गया। उन्होंने प्रे करना, मंत्र बोलना बंद कर दिया था और उन्होंने आजू बाजू की जो पड़ोसी महिलाएं थे उन्हें अपने घर बुला लिया, और जो ओल्ड पड़ा हुआ उनके घर में एक ड्रम था उसे ज़ोर ज़ोर से बजा बजा के गाना शुरू कर दिया। बहुत से घंटों तक, बहुत से देर तक तो उन्होंने वो ड्रम का जो टूटा हुआ पतला सा जो लेयर था वो ड्रम का टूटने तक, मतलब उसको बजाती रही, अपने इमोशंस को जैसे कि वो दिखा रही थी, अपने प्यार को दिखाना चाहती थी शायद से, और ऐसे वो जोर जोर से बजा रही थी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। ये पहली बार ऐसे था कि वो मंत्र छोड़ के ऐसे गाना बजाना उन्होंने चालू ही रखा था। और दूसरे ही दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हमने देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से वो बीमार हो चुकी थी, उन्हें बुखार आ गया था। लेकिन डॉक्टर ने हमें बोला कि इतनी, मतलब ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, माइल्ड सा बुखार है, जल्दी ही उतर जाएगा। दादी को कुछ अलग सा ही लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका अंत ज़रूर आ गया है और वो जल्दी ही अब मरने वाली है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बोला कि अब उनकी ज़िंदगी के लास्ट चैप्टर चालू है, जो वो बिल्कुल बातचीत करने में व्यस्त नहीं करना चाहती है। और फिर हमने उन्हें रोकने की, हमने उन्हें समझाने की बहुत तो कोशिश की थी, लेकिन दादी किसी का मानने वाली थोड़ी ना थी। वह अपने बेड पे लेटी हुई थी और वो तुलसी की माला जप कर अपनी प्रार्थना वैसे ही उन्होंने चालू ही रखी थी। हम लोगों को शक भी नहीं हो रहा था। उनकी लिप्स अचानक से
पुटपुटाना बोलना उन्होंने बंद कर दिया और उनके हाथ से जो तुलसी की माला थी वो जैसे ही नीचे गिर पड़ी, तभी हमें पता चला कि अब हमारे बीच में दादी माँ नहीं रही। मतलब उनके चेहरे पर छाई हुई जो शांतता, समाधान दिखाई दे रहा था। दादी माँ को जैसे कि रीति रिवाजों के अनुसार बेड में नहीं रख सकते थे, तो दादी के जो मृत शरीर को हमने उठा के ज़मीन पर रख दिया। उन्हें कवर कर दिया था एक रेड कपड़े से, और हम लोग उनको वहीं पे थोड़ी देर के लिए रखकर अब उनके अंतिम दहन के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए हम चले गए थे। इसी बीच में इवनिंग हो चुकी थी, और जब हम शाम के टाइम में जब उनके रूम में आए, तब हमने देखा कि वरांडा में गोल्डन लाइट आ चुकी थी। हम लोग वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक गए। उनका जो वरांडा था, वहाँ पे रूम थी, वहीं पे हमने देखा कि बहुत सारी चिड़िया इकट्ठा हो गई थी। हज़ारों चिड़िया वहाँ होने के बावजूद भी कोई चिड़िया आवाज़ नहीं कर रही थी, पूरी साइलेंट हो चुकी थी। हमको बहुत बुरा लग रहा था उन चिड़ियों के लिए, क्योंकि दादी जी के गुज़रने के बाद अभी ये चिड़ियों को कौन खाना देगा, इसके बारे में सोच के मेरी माँ ने तभी थोड़ा सा ब्रेड रोटी लाई, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खाने देने के लिए डाल दिया। जैसे मेरी दादी माँ डाला करती थी वैसे ही उन्होंने भी दे दिया, पर कोई भी चिड़िया ने उसको मुंह तक नहीं लगाया। वो बहुत देर तक वो चिड़िया वही ऐसे ही बैठी रही, और बाद में वह उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब झाड़ू लगाने के लिए गए, तो सारी की सारी रोटियों को उठा के हमने डस्टबिन में डाल दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।